याद होके आया है वो एक प्यारी सी स्माइल मुझे देगा और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। सो एक बहुत ही बेहतरीन सी प्यारी सी हंसमुख स्माइल आपके चेहरे पर मुझे दिखनी चाहिए। ओनली देन विल बी गोइंग अहेड, आफ्टर दैट ओनली वी आर गोइंग टू गो अहेड। तो एक प्यारी सी स्माइल का प्रयोजन किया जाए। और मीनवाइल मैं क्या करता हूं, तो मैं आपके लिए ऑलराइट हियर वी गो। तो सुनिए बेटा जी, उस दिन मैंने आपको जो समझाई थी वो चीज समझाई थी सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आशा करता हूं कि आपको अभी सब्सक्रिप्शन, अरे वाह 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 क्या है। ऑलराइट कशिश जी, चलते अभी शुरुआत करते हैं। सो व्हाट ऑल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे इज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में बेटा जी मैंने आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बताया था। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ओके। तो मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट का वर्किंग किस तरीके से होता है। सो पहले यहां पर टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल होता है। कैन आई नॉट कॉल इट एज ओपनिंग बैलेंस? और ये आएगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। इधर आएगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, this would be opening balance, and two subscription received in advance, closing balance. Buy cash oblique bank, can I not call it as buy cash oblique bank? Agreed. और इधर आ जाएगा मेरे राजा बेटा जी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इससे क्या अभी आपका याद करने का स्टोरी जो है ना वो खत्म हो गया कि क्या ऐड करे क्या लेस करे। इस अकाउंट से आपको हमेशा कोई भी चीज निकल सकती है। बेटा जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट है तो किसका अकाउंट बना बेटा जी? इनकम अकाउंट। इनकम से जुड़ी हुई कितनी चीजें बेटा जी? सो इनकम से जुड़ी हुई होती है तीन चीजें। पहला होता है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, दैट इज इनकम रिसीवेबल, और एक इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वैसे ही बेटा जी मैं आपको बताता हूं कि एक्सपेंस अकाउंट भी बनता है। एक्सपेंस अकाउंट कैसे बनता है जरा ध्यान से सुनिए। ये एक्सपेंसेस अकाउंट है। इस एक्सपेंसेस अकाउंट में इससे जुड़े हुए दो चीजें, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस और एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यस और नो? अब मुझे बताओ प्रीपेड एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है, आपको आशा होगी, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होगा? प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस होगा, प्रीपेड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस होगा। और एक्सपेंस पेड की एंट्री अगर आप कर पाते हो तो जाहिर सी बात है फिर इसके बाद में आपका एक्सपेंस अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा था कि प्रीपेड एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है, तो उसको होता है कौन सा? डेबिट बैलेंस होता है क्या? सो कैन आई नॉट से आई विल राइट डाउन टू prepaid expense? Can I not write down prepaid expense? ये डेबिट साइड में लिखा, ये कौन सा बैलेंस है? उसको ओपनिंग बैलेंस है। दिस इज ओपनिंग बैलेंस। एग्रीड। और प्रीपेड एक्सपेंस क्लोजिंग बैलेंस कौन सा साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। एग्रीड। सो कैन आई नॉट राइट डाउन बाय प्रीपेड एक्सपेंस, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। फिर बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दिस इज ओपनिंग बैलेंस। और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। और बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, और नहीं टू कैश ऑब्लिक बैंक, क्योंकि एक्सपेंस को पेड की एंट्री क्या आएगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। जैसे सैलरी पेड की एंट्री क्या करेंगे आप? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। एग्रीड। फिर डेबिट साइड में आ गया टू कैश ऑब्लिक बैंक विच एवर इज पेड। और अभी इधर क्या लिखेंगे? बाय आई एंड ई अकाउंट। विद्या
मेरा दूसरा लैपटॉप कहां है? दूसरा लैपटॉप दे दो. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार नाउ. एक्सपेंसेस अकाउंट आपने बना लिया. अभी मैं आपको एक्सपेंस अकाउंट बताने के बाद में आपको अगली चीज पूछ रहा हूं बेटा. एक्सपेंस के बाद में आपको मैं बता रहा हूं जैसे परचेसेस होता है. ऑलराइट, अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो जरा बेटा, परचेस करते हैं हम तो उससे क्या क्रिएट होता है? क्रेडिटर्स. परचेस करते हैं तो उससे क्या क्रिएट होता है? क्रेडिटर्स. बराबर है. क्रेडिटर्स मतलब जिससे हमने उधार में माल बाई किया, तो हम परचेस की एंट्री क्या करते हैं? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. एग्रीड? अब मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूं. ये परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट तो हो गया. अब मैं आपसे दूसरी चीज बता रहा हूं कि बेटा जी जो क्रेडिटर्स है इसका देर इज नो कोरिलेशन, नो रिलेशन विथ स्टॉक. क्रेडिटर्स का और स्टॉक का कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है. तो ऑल आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, इन केस ऑफ एनपीओ मैंने आपको बताया था कि बेटा जी एक क्रेडिटर्स अकाउंट होता है. तो जब आप कभी कोई चीज परचेस करते हो तो उससे आपका क्रेडिटर्स क्रिएट होता है. ओके, तो उससे आपका क्या क्रिएट होता है? क्रेडिटर्स. बट मैंने आपको कहा क्रेडिटर्स का कोई भी लेना देना नहीं है. नो रिलेशन विथ स्टॉक. नो रिलेशन विथ स्टॉक. अब नो रिलेशन विथ स्टॉक का मतलब क्या है? देखो, फॉर एग्जांपल, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, ₹5 लाख. ये ट्रांजैक्शन समझ में आ रही है? इसमें मैंने एंट्री कर दी परचेसेस टू क्रेडिटर्स 5 लाख 5 लाख. और फिर मैं कह रहा हूं बेटा जी कि सारा का सारा माल बिक गया, एवरीथिंग इज सोल्ड, सब बिक गया. तो बेटा सब माल बिक गया तो मेरे पास एंट्री आ गई कैश ऑब्लिक बैंक टू सेल्स. कैश ऑब्लिक बैंक टू सेल्स. मान लो मैंने 5 लाख का माल 7 लाख में बेच दिया, हो सकता है ना ऐसा? तो 7 लाख में बेच दिया पूरा माल, 100% माल बेच दिया. सो मेरा स्टॉक कितना रहा? 0. बट मेरा क्रेडिटर्स कितना है? अभी भी 5 लाख है, क्योंकि बेटा क्रेडिटर्स को मैं तुरंत पेमेंट नहीं कर रहा हूं. क्रेडिटर्स से मैंने पेमेंट टर्म मांग के रखे कि मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा. बट डिमांड इतनी थी कि माल बाय किया उधार में और तुरंत हाथों हाथ बिक गया. अब तुरंत बिकने के बाद में राजा बेटा जी आपको बात तो समझ में आ गई कि मेरे पास स्टॉक 0 है, बट क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है? 5 लाख. और दूसरा आपको बता देता हूं कि परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5 लाख. अब बेटा जी अगर आप ध्यान से समझोगे सो मेरे पास एंट्री हो गई परचेसेस टू क्रेडिटर्स, द अमाउंट इज 5 लाख 5 लाख, और मैंने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया. क्रेडिटर्स टू कैश ऑब्लिक बैंक मैंने पेमेंट कर दिया 5 लाख. बेटा जी माल नहीं बिका, आई कुड नॉट सेल, सो नॉट सोल्ड. आई सेड नॉट सोल्ड. सो बेटा जी अगर नॉट सोल्ड है तो मेरे पास स्टॉक पूरा बच गया 5 लाख रुपए. बट राजा बेटा जी क्योंकि क्रेडिटर्स का पूरा पेमेंट हो गया, सो क्रेडिटर्स का बैलेंस इज 0. क्रेडिटर्स बैलेंस इज हाउ मच? 0. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार. जल्दी से मुझे बताइए क्या आपके जहन में बात चली गई क्या? सो क्रेडिटर्स एंड स्टॉक आर नॉट रिलेटेड. स्टॉक कितना है और क्रेडिटर्स कितना है तो उसमें कोई ताल्लुकात है क्या? नहीं, उसके अंदर कोई भी ताल्लुकात नहीं है. बोथ आर नॉट रिलेटेड आइटम टू ईच अदर. एग्रीड? सो नाउ लेट्स गो ऑन एंड लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ डू यू क्रिएट अ क्रेडिटर्स अकाउंट. सो ये देखो क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहा हूं आपके सामने. सो क्रेडिटर्स अकाउंट मतलब ये क्रेडिट बैलेंस होता है. इसके क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस. और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन ओवर ईयर. क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय परचेसेस, कि परचेसेस की एंट्री क्या? परचेसेस टू क्रेडिटर्स. फिर अगर परचेस रिटर्न हुआ तो कौन से साइड में? डेबिट साइड में. कॉमन सेंस की बात है बेटा जी. टू परचेस रिटर्न, और इधर आ जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड.
डिस्काउंट रिसीव्ड, अप्रिशिएट दिस, और उसके बाद में आ जाएगा 2 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, and this will tally. So all I'm just trying to tell you is कि we have got opening balance, we have got closing balance, we have got purchases, we have got purchase return, and then we have got discount received, और फिर उसके बाद में पेमेंट किया तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और आप अगर देख पा रहे हो इधर, तो आपको एक चीज समझ में आ गई बेटा जी कि क्रेडिटर्स अकाउंट में स्टॉक का कोई भी रोल नहीं है, राइट। क्रेडिटर्स अकाउंट से आप परचेसेस लिखते हो, परचेस रिटर्न लिखते हो, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, कैश ऑब्लिक बैंक का जो पेमेंट हुआ होगा वो आता है क्रेडिटर्स अकाउंट। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई। मैंने आपको ये समझाया इधर कि क्रेडिटर्स और स्टॉक के बीच में कोई भी लेना देना नहीं है। क्रेडिटर्स अलग आइटम है और स्टॉक अलग आइटम है, एग्रीड। अब इसके बाद में नेक्स्ट आइटम बताता हूं आपको। मैंने सिखाया था सीओजीएस क्या होता है फाइनल अकाउंट में। सीओजीएस का फॉर्मूला ये हमने इसके अंदर देखा था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सीओजीएस। अब बेटा जी मैं आपको बताऊं ये सीओजीएस जो होता है वो होता है एक्सपेंस। तो मान लेते कि आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की बात करें, सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू व्हाट, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। जो कंज्यूम्ड किया जाता है वो एक्सपेंस होता है, जो कंज्यूम नहीं किया जाता वो एक्सपेंस नहीं होता है, एग्रीड। सो आई रिपीट, जो कंज्यूम्ड कर दिया जाता है वो एक्सपेंस होता है, राइट। आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज ये कंप्लीट कर लीजिए यहां तक, और तब तक मैं प्रसाद भैया को कॉल कर बोल देता हूं कि आज अपना लेक्चर चलने वाला है 8 बजे तक, ठीक है ना। और ये चीज मैंने इत्तिला कर दी थी आपको पहले ही कि आज हम 8 बजे तक साथ में हैं। हाँ हाँ प्रसाद भाई, आज मेरा लेक्चर 8 बजे तक है, फाउंडेशन फास्ट ट्रैक, है ना। yes. Have you all done so far? क्या क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज हुआ आपका अभी? जल्दी से मुझे बताओ। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गो ऑन। और एक क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं, दोबारा मतलब एक क्वेश्चन को हमको करना बाकी है, यह है क्वेश्चन नंबर 2। तो प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 2, ओके। Let's go on and let's solve this question. The following information of Messrs TT Club are related for the year ended 31st March 2018, and all they have given you is stock of sports material. बेटा stock of sports material के लिए पहले लिख दीजिए कि ये वाली जो चीज है वो क्या है, whether this stock of sports material is related to creditors. आंसर पहले लिख दीजिए, no it is not related to creditors, not related to creditors. What did we write down? Not related to creditors, right? इससे हम कंजम्पशन निकालते हैं। अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, मतलब ये आउटस्टैंडिंग फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, और कैन आई नॉट से इट इज क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ये क्रेडिटर्स है, अमाउंट्स ड्यू मतलब ये अमाउंट पेमेंट करना बाकी है, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। देन यू हैव गॉट सब्सक्रिप्शन ड्यू, दिस इज नथिंग बट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, and subscription received in advance, this is nothing but, my dear friend, subscription received in advance. Now what is the question they are asking you? Subscription received during the year, इसके एंट्री आएगी बेटा जी कैश ऑब्लिक बैंक टू सब्सक्रिप्शन, कैश ऑब्लिक बैंक टू सब्सक्रिप्शन, पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। व्हाट दे आर एक्चुअली सेइंग इज कि जो क्रेडिटर्स है हमारे स्पोर्ट्स मटेरियल के, क्योंकि आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी है, सो स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए जो पेमेंट हुआ है उसकी एंट्री आएगी क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल
to cash oblique bank account, you are required to calculate the amount of subscription and sports material that will appear in the income and expenditure account for the year ended 31st March 18 and also show how this item will appear in the balance sheet as on 31st March 18. So पहला मुझे आपसे काम करना है कि हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, राइट? पहला काम क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे. सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, राइट? आशा करता हूं कि आप करके आए हो. सो एनी विच वेज लेट मी डू द सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर यू फर्स्ट. सो आई विल से सब्सक्रिप्शन अकाउंट. Subscription account. So when I do subscription account, I will write down to subscription receivable. To subscription receivable, I will write down how much? Subscription receivable. I will write down 11,250. And by subscription receivable, by subscription receivable account, it is 16,500. Then boys and girls, we have got subscription received in advance. By subscription received in advance, by subscription received in advance, can I not say it is 9,000? And to subscription received in advance, I shall say it is 5250. Then boys and girls, subscription received कितना है? By cash oblique bank account, it will become 3,75,000. So बेटा आप मुझे बताओ कि कितना जाएगा IND अकाउंट में. So the balancing figure will go to the IND account. Please solve it and let me know how much it is. 11,250 plus 5250 minus 9,000 minus 3,75,000 minus 16,500. तो कितना आ जाएगा? To IND account, to income and expenditure account, it will turn out to 3,84,000. 3,84,000. Do you all appreciate this? So to IND account आपका आ जाएगा 3,84,000. This is the balancing figure. Now boys and girls, I am asking you the now next question. प्लीज टेल मी कि इसमें से कौन सा आइटम कहां जाएगा? ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड. एंड वेयर विल दिस आइटम गो? ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. ये आइटम कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. और ये आइटम कहां जाएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड, राइट? वेयर विल दिस आइटम गो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो लिखा IND क्रेडिट साइड. एंड वेयर विल दिस आइटम गो? R&P डेबिट साइड. यस और नो? प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. यस, 3,84,000. और आशा करता हूं कि यह चीज समझ में आई होगी. घर पर भी आपने जो होमवर्क किया इसी तरीके से किया होगा. प्रियल जैन साहब वो कर देंगे अपन, नॉट अ बिग डील, विल डू इट. Okay, now boys and girls, once this subscription account is done, then can we now not go and solve this particular thing, stock account? So let's talk about the stock account. जरा ध्यान से देख रहा हूं. expenses of what? Sports material to be debited to income and expenditure account, right? Expenses of sports material to be debited to income and expenditure account. जब कभी भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया जाए, सो आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, add purchases minus closing stock will be equal to what? Sports material consumed, right? Or sports material consumed will go to where? IND account. Sports material consumed is your expense. Agreed? कभी भी ध्यान में रखना, किसी भी चीज को परचेस कर लो, अगर वो बच जाए तो वो एक्सपेंस थोड़ी ना है, राइट?
तो वो एक्सपेंस नहीं होता। एक्सपेंस क्या होता है कि जो चीज कंज्यूम हो जाए उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। तो अगर मैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लिखूं, सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है आपका? कैन आई नॉट कॉल इट एज 75,000 प्लस परचेसेस, आई विल राइट डाउन एक्स, आई डोंट नो, माइनस क्लोजिंग, नहीं परचेसेस भी मुझे पता नहीं है, सॉरी। So I'll write down, I don't know what is the purchases, and I'll write down my closing stock is how much? Closing stock is 97,500. No, 1,12,500. 1,12,500. So this is what my closing stock. अब बेटा मुझे क्या करना है? परचेसेस निकालना है। सो मैं नेक्स्ट वर्किंग नोट करता हूं इधर, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। When I do creditors for sports material, so बेटा जी इसके अंदर मेरे पास फॉलोइंग आइटम्स आ जाएंगे। बाय आई विल राइट डाउन अमाउंट ड्यू। एक्चुअली आपको इसको अमाउंट ड्यू की जगह पे ऐसा लिखना चाहिए, बाय ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आई विल राइट डाउन 67,500 टू क्लोजिंग बैलेंस। क्रेडिटर्स का अकाउंट सिखाया तो था 97,500। फिर बेटा जी पेमेंट कितना किया है? पेमेंट लास्ट में मिला, पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 2,25,000। सो मैंने इसकी एंट्री कराई थी क्रेडिटर्स टू कैश ऑब्लिक बैंक। सो कैन आई नॉट से टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड हाउ मच इट विल बी? 2,25,000. Now boys and girls, I will write down by purchases. This will become my balancing figure. Can you people please let me know what is my this balancing figure? And it will be how much? I will say 2,25,000 plus 97,500 minus 67,500. So it will turn out to how much? 2,55,000. Now when I say I have got purchases 2,55,000, ये मैंने purchases लिखा 2,55,000. So I will get, ये purchases यहां से आया बेटा। ध्यान में रखना कंज्यूम्ड और क्रेडिटर्स का कोई संबंध नहीं है। ध्यान रहे क्रेडिटर्स से आप निकालेंगे परचेसेस को डालेंगे कंज्यूम्ड में, और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी वहीं पे यूज होता है, और वहां पे आपको स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम पता चलेगा। सो 75,000 प्लस 2,55,000 माइनस 1,12,500 इज इक्वल टू हाउ मच? 2,17,500, 2,17,500। Agreed? So 2,17,500 will be this. Now where will this opening creditors go? Opening creditors will go in opening balance sheet. And where will this closing creditors go? It will go in closing balance sheet. Purchases कहां गया? Consumed में गया, जहां पर हम expense निकाल कर बताते कि कितना हमारा expense है। This will go in I&D account debit side. I&D account debit side. Remember this. Where will this cash oblique bank go? It will go in R&P क्रेडिट साइड। एग्रीड? राजा बेटा जी जो कोई भी आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है, ये कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। ये कहां जाएगा? 11 to 1,12,500, ये इट विल गो इन क्लोजिंग बैलेंस शीट। बेटा परचेसेस तो ऑलरेडी क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल में गया ऑलरेडी, और यहां पर एक कंज्यूम्ड के बाद में I&D डेबिट साइड में जाना चाहिए। इस तरीके से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। एग्रीड? सो बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज बी वेरी क्विक एंड बी वेरी फास्ट। और मुझे बताइए कि कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे बताइए, मैं आपके इंतजार में हूं। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या ये चीज क्लियर है क्या आपको।
राइट सर, एग्जाम में स्टॉक अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं क्या? बेटा जी, स्टॉक अकाउंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तुम मुझे बताओ स्टॉक अकाउंट कैसे, कहां से होता है? स्टॉक अकाउंट कभी बनाते हो देखा है क्या आपने? डिंपल, स्टॉक अकाउंट नहीं होता। स्टॉक अकाउंट एक्चुअली अब मैं बताऊं, कॉस्टिंग में जब आप जाते हो ना तो स्टॉक मेंटेन्ड होता है, राइट और वहां से आपको पता चलता है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। स्टॉक अकाउंट मेंटेन नहीं होता, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्टिंग, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंट्स बेटा, एज फार एज स्टॉक इज कंसर्न। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम डाउन, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप मुझे कह रहे थे कि ये मॉड्यूल का कौन सा नंबर का क्वेश्चन है बेटा जी? आप कौन सा बता रहे थे? क्वेश्चन नंबर 9 ये मॉड्यूल का किसी बच्चे ने ये डाला है, कहां पर डाला है? वो मॉड्यूल का फाइनल अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, सो लेट्स डू इट। सो बच्चे बहुत होशियार हो यार, तुम बहुत ही काबिले तारीफ हो। और हालांकि उस चीज को मैंने वापस देखा और वो चीज फिगर आउट कर ली कि किस तरीके से इसको करना है, बट आप बोल रहे हो तो अभी इधर चल ही चलते हैं। तो जितना मैंने सही से पढ़ा सॉरी, तो उसके अंदर आप बता रहे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4 है। सो कैन आई टेक यू टू द फाइनल अकाउंट, और इसके अंदर आप बता रहे हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। रजिस्ट्रेशन 3 है। जूम 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 जूम। यस, हियर इट इज दैट क्वेश्चन। ठीक है, सो आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन फॉर यू ऑल, और फिर हम एग्जाम क्वेश्चंस भी देख लेंगे। सो लेट्स डू इट। मिस्टर कोत्रीवाल, Mr. Kotriwal is engaged in the business of selling magazines. Several of his customers pay money in advance for subscribing his magazines. Information related to 31st March 20 has been given below. 1/4/2019, he had a balance of 2 lakh advance from customer, of which 1,50,000 is related to the year 1920, while remaining pertains to the year 2021. During the year 1920, he made a cash sales of rupees 5 लाख। नाउ बेटा जी, ये जो है ना, ही मेड अ कैश सेल्स ऑफ रुपीज 5 लाख, इसकी एकदम नॉर्मल सी एंट्री कर मुझे बताओ कि क्या एंट्री होगी? व्हाट वुड बी द नॉर्मल सी एंट्री इसका? सो कैन आई नॉट से इसकी नॉर्मल सी एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक टू सेल्स अकाउंट, एंड इट इज हाउ मच? 5 लाख 5 लाख। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। ठीक है, सो कैश सेल्स की एंट्री हो गई बेटा जी 5 लाख की, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स ईयर। नाउ उन्होंने ये पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम फॉर द ईयर 1920, टोटल मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इफ द क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट इज 1,70,000। सो लेट मी एक्सप्लेन यू टू प्राइमरी एंट्रीज फर्स्ट। लेट मी एक्सप्लेन यू टू प्राइमरी एंट्रीज फर्स्ट। पहली एंट्री, कैश ऑब्लिक बैंक टू सेल ऑफ मैगजीन्स, ये बात बिल्कुल सही है। एक एंट्री तो ये होगी कैश ऑब्लिक बैंक टू सेल्स। जो करंट ईयर में जो मैगजीन खरीद के ले जाता है, जो हमारे स्टोर पर आता है मैगजीन खरीद के लेके चला जाता है, तो हम एंट्री क्या बोलते हैं बेटा जी? कि हमें कैश मिली और हम बोलेंगे वो सेल्स हो गया। सो कैश ऑब्लिक बैंक टू सेल्स अकाउंट, दिस इज द सिंपल एंट्री विच वी आर सेइंग। सेकंड एंट्री के बारे में मैं आपको गौर से बताता हूं कि बेटा जी, जब हमें एडवांस में मिलता है तो कैन आई नॉट से कैश ऑब्लिक बैंक टू एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट मैगजीन, या एडवांस सब्सक्रिप्शन बोल दो फॉर मैगजीन, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर मैगजीन, सब्सक्रिप्शन फॉर मैगजीन। एग्रीड? अब जेटा मैं जो बात कर रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। मान लो मुझे लास्ट ईयर एडवांस मिला 2,50,000। एक इमेजिन करो कि मुझे लास्ट ईयर एडवांस मिला 2,50,000, बरोबर है? बट ये एडवांस मिला तो कभी ना कभी की तो इनकम होगी ना। सो मैं इसको बता रहा हूं कि ये मेरी इनकम है नेक्स्ट ईयर की, जिसमें से 2 लाख रुपीज इनकम है नेक्स्ट ईयर की। सो कैन आई नॉट से एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर मैगजीन? मैं इसको बता दूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर मैगजीन कितना? लेट्स टेक एन एग्जांपल 2 लाख। टू कैन आई नॉट से सेल, या करंट ईयर का सेल्स माना जाएगा?
राइट, करंट ईयर का सेल्स माना जाएगा 2 लाख, क्योंकि करंट ईयर की इनकम है, मिला था 250, बट इसमें से 2 लाख की इनकम हम मान रहे करंट ईयर की। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। सो यदि मैं आपको बताऊं कि मेरे दो अकाउंट बनाऊं, मैं इधर पहले एक सेल्स अकाउंट बना दूं और इधर लिख दूं बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। पहली बात तो एकदम तय है कि बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट जो मैं लिख रहा हूं, ये तो मुझे पैसा मिला इस बार 5 लाख 5 लाख। मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी बच्चे को, रसगुल्ले को कोई डाउट होगा। ये 5 लाख के लिए तो वो बिंदास्त होकर चिंता रहित ये मुझे बोलेगा कि हाँ सर बिल्कुल सही है। और उनका 2 लाख का बैलेंस था एडवांस फ्रॉम कस्टमर। सो कैन आई नॉट से आई विल क्रिएट एन अकाउंट कॉल्ड एज एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर नाम सुनते ही पता चल जाता है कि लाइबिलिटी है। किसी व्यक्ति से भी यदि आप एडवांस लेते हो, राइट, तो वो लाइबिलिटी बन जाता है, बिकॉज आपको उसके लिए सेवाएं देना बाकी है। सो कैन आई नॉट से ये आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीज। ओके, फिर इनका क्या बोलना पड़ रहा है, क्या मसला क्या चल रहा है? इनका ये बोलना चल रहा है कि ये जो 2 लाख है, एग्रीड, उसमें से 1,50,000 इज रिलेटेड फॉर द ईयर 1920, मतलब वो करंट ईयर से रिलेटेड है। सो कैन आई नॉट से आई विल ट्रांसफर दिस टू सेल्स, करंट ईयर की इनकम 1,50,000। सो यहां पर हम लिख देंगे बाय एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर 1,50,000। तो बेटा जी 5 लाख तो हमको मिले कैश ऑब्लिक बैंक में, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर 1,50,000 ये हमारी करंट ईयर की इनकम है, पिछले साल ही मिल गई थी। सब्सक्रिप्शन एडवांस फ्रॉम कस्टमर में पड़ा हुआ है, सो हमने वहां से ट्रांसफर कर दिया बेटा जी कितना, 1,50,000। जब हम आगे सोचते तो आगे क्या लिखा है पढ़ते, तो ये 2 लाइनें तो कंप्लीट हुई। आगे क्या लिखा है, टोटल इनकम फॉर 1920, टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इफ क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट इज 1,70,000। वापिस बेटा जी क्लोजिंग एडवांस का बैलेंस है, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,70,000 बता रहे। अब बेटा जी पहली लाइन को दोबारा पढ़िए, मैं आपको समझा देता हूं पहली लाइन को क्या बोला है। Mr. Kotriwal is engaged in the business of selling magazines. Several of his customers pay money in advance. बहुत सारे कस्टमर उनके एडवांस में पैसा भरते हैं। तो बेटा जी पिछले साल जिन लोगों ने भरा था वो अमाउंट थी कितनी जी, 2 लाख, और इस बार जितने लोगों ने भरा है क्लोजिंग बैलेंस है 1,70,000 है। तो जाहिर सी बात है ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, 1,70,000 क्लोजिंग बैलेंस है, और 150 हमने इस साल की इनकम मान ली, सेल्स में ट्रांसफर कर दिया। तो बेटा जी ये कितना रहेगा, बाय कैन आई नॉट से कैश ऑब्लिक बैंक, इस बार भी हमको कुछ मिला होगा अमाउंट। तो मैं कहूंगा 2 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 1,70,000। सो इस बार कैश कितनी मिली है, 1,20,000। उनके 2 प्रश्न थे हमसे, एक कितनी कैश रिसीव्ड है, तो आंसर फाइनल इधर देख लीजिए। मैं लिख रहा हूं कैश रिसीव्ड इज, सो कैन आई नॉट राइट डाउन सेल्स, 5 लाख का कैश तो इस बार मिला है, और हम लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन या एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये हमारी अमाउंट होनी चाहिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर 1,20,000 चेक कर लीजिए, और यह अमाउंट हमारी हो जानी चाहिए 6,20,000। ये तो हो गई कैश रिसीव्ड की बात। अब तुम पूछोगे कि कितना हमारी इनकम है, सो बेटा जी मैं इधर लिख दूंगा 2 ट्रेडिंग अकाउंट या 2 P&L अकाउंट। सो बेटा जी मेरी ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम हो जाएगी 6,50,000। सो अगर आप मुझे पूछते हो कि मेरी इनकम कितनी है, सो आई विल राइट डाउन इनकम है मेरी राजा बेटा जी 6,50,000 विच विल गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। देखो बेटा जी पहली वाली सेल वाली एंट्री तो एकदम सिंपल है, झंपिया एंट्री थी, एकदम इजी। फिर एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1,70,000, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपको कैश मिली है 1,20,000। ये हमने कैसे फिगर आउट किया, क्योंकि बेटा जी करंट ईयर में ये जो एडवांस है 2 लाख, उसमें से 150 विल बिकम माय सेल्स। सो बेटा जी ये यहां पर हमने सेल्स को ट्रांसफर किया, और इधर आ गया कि एडवांस मिला था पिछले साल, बट ये इस साल का सेल है तो हमने सेल में ट्रांसफर कर दिया। तो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की इनकम हो गई 6,50,000, और कैश ऑब्लिक बैंक 120 हमको मिल गया। सो अब पूछ रहे कि टोटल कैश कितनी मिली इस बार, तो एडवांस के रूप में मुझे मिला 120, और साथ ही साथ सेल्स के रूप में मुझे मिला है 5 लाख। सो टोटल आई हैव रिसीव्ड 6,20,000, एंड बॉयज एंड गर्ल्स एंड बॉयज, माय इनकम इज 6,50,000 व्हिच आई हैव गॉट इट फ्रॉम माय व्हाट आई कैन से सेल्स अकाउंट।
तो जल्दी से मुझे बता दीजिए यदि इसमें आपको कोई आपत्ति है क्या, बट पहले एक बार आंसर तो चेक कर ले भाई, आंसर सही है क्या? ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। यस, टोटल इनकम ये 6,50,000। ये इनकम 6,50,000 है और सो टोटल मनी रिसीव्ड इज 6,20,000। हमने भी यही बताया था क्या? यस, दैट्स इट। प्लीज चेक करके मुझे बता दीजिए क्या चीज समझ में आ गई क्या आपको? यस बेटा जी, शुभम पाटिल भाई आपका आंसर बिल्कुल सही। ये बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये 150 का वापिस से एक बार बता दो। बेटा कॉमन सेंस की बात लगाओ, राइट? तुम्हारी शादी होने वाली है इन द मंथ ऑफ मे, तुम्हारी शादी होने वाली इन द मंथ ऑफ मे। तुमने ये डिसाइड किया कि तुम घोड़ी पर बैठोगे। अब लड़कियां होगी तो मुझे नहीं पता किस पर बैठेंगी, बट समझ मान लो लड़के घोड़ी पर बैठेंगे। तुम्हारी शादी होने वाली मे में, प्लीज फील करो नालायक को, थोड़े से बड़े बन जाओ। ओके, तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम मार्च के महीने में हो, 31 मार्च ईयर एंडिंग है, तुम घोड़ी वाले को जाके बोलते हो घोड़ी वाले भैया कि क्या तुम मुझे घोड़ी दोगे? घोड़ी वाला बोलता है हाँ दूंगा ना, तुम पैसा भी देके चले जाओ, बुकिंग करने का भाई बहुत सारे लोगों की घोड़ी की डिमांड आ रही है। तो तुम क्या करते हो, उसको 5,000 रुपए देके आ जाते हो। अब तुम्हारे लिए ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, सामने वाले को इनकम रिसीव फ्रॉम कस्टमर है एक्स्ट्रा। अब मैं आपसे पूछता हूं शादी कब है? मई में है। तो मैं पूछता हूं ये जो अभी है वो सामने घोड़ी वाले भैया की इनकम है, हाँ है या नहीं है, इतना मुझे बता दो। राइट, वो जो घोड़ी वाला भैया है उसको घोड़ी लेके जानी है मई महीने में, और क्या वो उसकी इनकम है क्या? रसगुल्ले खुश मत हो, इसका आंसर देगा, उसके बेसिस पर पता चलेगा घोड़ी पर बैठेगा या किसके ऊपर, क्या बोलते गधे पर। जल्दी से मुझे बता, घोड़ी पर बैठोगे या गधे पर बैठोगे, ये इस पर निर्भर करता है। इसका आंसर बताओगे। घोड़ी वाले की इनकम ये कौन से ईयर की होगी? नेक्स्ट ईयर की कि करंट ईयर की? अभी मार्च चल रहा है। सो तुम 2021 की इनकम है या 21-22 की इनकम है, मुझे बताइए। मानव माहेश्वरी में क्या बोलता हूं तेरे को समझ में नहीं आता क्या? तू अपनी धुन में रहता है ना हमेशा। चल रहे तू भाई तू। So this is the income of the next year. So this is the income of the next year. What? 21-22 की इनकम है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर घोड़ी उसके बीच में मर गई तो उसको पैसा रिफंड करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज नॉट द इनकम ऑफ करंट ईयर, इट इज नॉट द इनकम ऑफ मार्च 2021, इट इज द इनकम ऑफ 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। तो जाहिर सी बात है ये एडवांस है। अभी वो वाला अगर अकाउंटिंग करता है तो वो क्या बोलेगा, भाई जी मुझे एडवांस मिला है, सो वो मिलेगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये एडवांस की एंट्री है, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, 5,000 रुपए मिले। अब बेटा ये इनकम को ट्रांसफर तो होगा ना उस साल के, सो टू इनकम अकाउंट 5,000, और ये इधर आ गया, क्या बोलेंगे हम, इनकम के मतलब सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय एडवांस आ गया। अब बेटा जी जैसे तुम्हारी शादी है वैसे अगले साल किसी और की शादी होगी, किसी और की शादी होगी तो वो एडवांस देके जाएगा ना। और वो घोड़ी वाला बोल रहा है कि मेरा क्लोजिंग एडवांस है, मेरा क्लोजिंग एडवांस है 70,000 रुपए। बहुत सारे लोगों ने घोड़िया मांगी है भाई, लाइक 70,000 रुपए। तो ये आदमी झूठ बोल रहा है क्या? नहीं भाई, उसको एडवांस मिला होगा ना। तुम्हारा जो एडवांस था वो तो ट्रीट हो गई उसकी इनकम, बट अभी वो बोल रहे हैं कि एडवांस में अभी भी क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्या मिला होगा उसको? कैश मिली होगी ना, क्योंकि जब तुम तुम्हारी घोड़ी बुक करने गए थे तो तुम उसको एडवांस देके आए थे कि नहीं आएगे? यस और नो? राइट। सो बेटा जी इसमें लॉजिक एकदम सिंपल था कि बेटा जी जो एडवांस मिला है वो एडवांस करंट ईयर की इनकम मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है, वहां पर क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले तुमको ये तो मानते हो एडवांस मिला था। अब एडवांस मिलने के बाद में उन्होंने बोला है he had an balance of 2 lakh advance from customer of which 1,50,000 is related to the year 1920। मतलब शुरुआत में जो एडवांस था 2 लाख रुपए का, उसमें से 1,50,000 ये एडवांस करंट ईयर की इनकम में जाने वाला है। ये बात हो गई थी। अब मुझे बताओ इसमें कहां दिक्कत है, समझ में आया होगा तो मुझे जल्दी से इत्तला करिए। और ये यहां पर वो झूठ नहीं बोल रहे, 1,20,000 उसको इस बार एडवांस मिला है। एग्रीड? चलो मुझे जल्दी से बता दो क्या ये बात समझ में आ गई क्या? और जो बात समझ में आ गई सो मैं चाहूंगा कि मेरा राजा बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 9 वो खुद आप ही कंप्लीट कर मुझे बताए।
क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। चलिए, आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 अभी सॉल्व करना है मेरे सामने। बी वेरी क्विक, बी वेरी फास्ट। अब सब लोग घोड़ी चढ़ेंगे, देख लो, गधा भी घोड़ी चढ़ने वाला है अभी, देख रहे हो तुम, गधे के भी दिन आते हैं। समझे क्या हो तुम? हमारे बच्चे ऐसे ही थोड़ी ना है। मुझे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर भेजो जल्दी से। तो मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 9 आप मेरे लिए कंप्लीट कर मुझे बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नलाई को यूं ही बड़बड़ करते रहोगे, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करोगे? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो और मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 मैं सॉल्व करने के लिए ले रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा गया है, आई विल राइट डाउन सेल्स अकाउंट। सो बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बाय कैश ऑब्लिक बैंक, क्योंकि सेल्स की एंट्री क्या, कैश ऑब्लिक बैंक टू सेल्स। सो माय कैश सेल्स इज 7,50,000। और दूसरा है, वेरी गुड, ये कौन सा रसगुल्ला है हमारा? सानिका पाटिल ने सॉल्व कर भेजा है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये लाइबिलिटी है मेरी, तो इसको आएगा क्रेडिट बैलेंस। तो कैन आई नॉट राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इट विल बी 3 लाख। इसके बाद में वो बोल रहे टू सेल्स अकाउंट करंट ईयर के, ये जाएगा 2,25,000। तो मैं यहां से इसको भेज दूंगा बाय एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर 2,25,000। फिर उसके बाद में हमें बताया गया कि इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, माय क्लोजिंग बैलेंस हैपन्स टू बी हाउ मच? 2,55,000 का मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। सो इधर कितना आएगा? बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर, this is my balancing figure, agreed? So can I not say 3 lakh minus 2,25,000 minus 2,55,000? So it will turn out to 1,80,000। और ये चला जाएगा इधर से टू ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज माय इनकम, और आई विल से इट इज
7,50,000 plus 2,25,000 and it will turn out to 9,75,000. Agreed? अब इसका प्रेजेंटेशन अलग अलग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जैसे आप बोलोगे कैश रिसीव्ड कितना, ये डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, तो कैश रिसीव्ड में आपको फिगर बताना पड़ेगा 7,50,000 रिसीव्ड है और 1,80,000 रिसीव्ड है. सो कैन आई नॉट से कैश रिसीव्ड इज इक्वल टू, आई विल राइट डाउन कैश सेल्स 7,50,000 प्लस एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर 1,80,000. तो टोटल कितना आ जाएगा? 7,50,000 प्लस 9,30,000. This is cash received. Appreciate this. ओके अब मैं आशा करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि अब आप सभी बच्चों को यह चीज तो समझ में आ गई है कि किस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम एक्सपेंस अकाउंट को भी कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो एक बार अपनी कैनवस पर एक बार विजुअलाइज करिए आंखें बंद कर. जब मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड, राइट? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट साइड. कैश ऑब्लिक बैंक टू सब्सक्रिप्शन मतलब जो कैश मिला है वो क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन के, और टू आईएनडी अकाउंट आएगा डेबिट साइड में. उसी तरीके से अगर एक्सपेंस की बात करूं तो उससे दो रिलेटेड आइटम होते हैं, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक प्रीपेड एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जाएगा राइट एक्सपेंस के क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग में जाएगा डेबिट साइड में जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग बैलेंस. फिर राजा बेटा जी आपके प्रीपेड एक्सपेंस हो गए, उसको डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा, और उसके बाद में जब आप इसको टैली करने के लिए लेंगे, जैसे एक्सपेंस पेड की एंट्री है, एक्सपेंस टू कैश ऑब्लिक बैंक, एक्सपेंस के डेबिट साइड में टू कैश ऑब्लिक बैंक, और बाय आ जाएगा आईएनडी. ये आपको चीज समझ में. फिर मैंने आपको बताया कि स्टॉक और क्रेडिटर्स का कोई लेना देना नहीं है. स्टॉक का फॉर्मूला आएगा, उससे हम कंज्यूम निकालते हैं और वो एक्सपेंस है ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, यू विल गेट कंज्यूम्ड. आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ गई. जब यहां तक सारी बातें समझ में आई गई है तो अब हम बढ़ते हैं अगले लॉजिक की तरफ, और वो लॉजिक क्या है मैं आपको समझाता हूं. लेट्स गो ऑन. तो वी आर नाउ देयर ऑन सो नाउ वी आर देयर ऑन द नेक्स्ट स्पेशल आइटम्स. हेडिंग लिखिए डोनेशन. बेटा अब हम स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं डोनेशन, क्योंकि फाइनल अकाउंट और एनपीओ में क्या फर्क है, राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो डोनेशन. सो बेटा जी अगर तुम कोई चैरिटेबल संस्थान को देखेंगे तो उसको मिलती है डोनेशन. अभी जैसे हमारी महाशिवरात्रि होकर गई, और महाशिवरात्रि में मैं शंभो भगवान के मंदिर में गया, और शंभो भगवान के मंदिर में गया तो वहां पर मैंने कुछ डोनेशन दी, राइट? अब ये डोनेशन शंभो भगवान की इनकम है, तो शंभो भगवान इसकी एंट्री क्या करता है? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन. और ये डोनेशन कहां चली जाती है बेटा जी? ये डोनेशन चली जाती है डोनेशन अकाउंट डेबिट टू I&E अकाउंट. डोनेशन अकाउंट डेबिट टू I&E अकाउंट. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल 5,000 राइट. डोनेशन 5,000 ये चला गया I&E में. सो पहला तो आपको समझ में आया कि जो डोनेशन होती है वो I&E में जाती है. बट मैं आपको और एक चीज बताता हूं. फिर मैं मेरे स्कूल में भी गया, अरे भाई होनहार छात्र हूं मैं, राइट? बहुत होशियार बंदा हूं मैं. होशियार बंदा हूं मतलब खुद के खुद कैसे बोल रहा हूं, बट ठीक है तो है, बोलना पड़ेगा ना. तो मैं गया मेरे स्कूल में, स्कूल वालों के जो हमारे ट्रस्टीज थे उन्होंने बोला आनंद भाई तुमने तो बहुत अच्छा नाम कर दिया, बड़ा काम कर दिया. मैंने बोला हाँ सर. तो फिर मेरे को बहुत बोला किया ऐसा वैसा वैसा ऐसा, और फिर मुझे बोले तुम्हें अपने स्कूल के बारे में कुछ करना चाहिए. मैंने बोला हाँ करना चाहिए सर, क्या करूं बताइए आप मुझे. सो मैं बोला मैं आके पढ़ा देता हूं. तो उन्होंने बोला नहीं, पढ़ाने वाले तो शिक्षक बहुत है, राइट? और तुम कैसे थे स्कूल में हमको सब मालूम है, तुम्हारा चेहरा देखकर ही हमको याद आती है सब चीजें. तो स्कूल में पढ़ाने के लिए मत आओ, इतनी मेहरबानी मत करो, बड़े काम करो. हम यहां पर एक लेबोरेटरी बनाने वाले, उस लेबोरेटरी के लिए आप कुछ फंडिंग कर दीजिए. मैंने बोला कितनी? तो बोले 11 लाख रुपए. मैंने बोला हाँ कर सकता हूं, बट मुझे समय चाहिए 11 साल का.
क्योंकि 1-1 लाख रुपए कर दे पाऊंगा, है ना, क्योंकि स्कूल के लिए प्यार तो बहुत है। तो उन्होंने बोला क्यों आनंद साहब ऐसे कर रहे हो यार, चिड़चिड़, जल्दी से मुझे बताओ। उन्होंने बहुत इमोशनल किया मुझे, और उन्होंने डोनेशन ली स्पेसिफिक पर्पज के लिए, स्पेसिफिक पर्पज डोनेशन। तो जब स्पेसिफिक पर्पज डोनेशन ली जाती है, सो 11 लाख में लेबोरेटरी तो एकदम से नहीं बन सकती, बट वो पैसा कलेक्ट कर ले लेबोरेटरी के लिए। सो उस केस में एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक टू डोनेशन नहीं हो सकती, उस केस में एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक टू लेबोरेटरी फंड, लैब फंड। तुम पूछोगे ऐसी एंट्री क्यों होती है? बेटा जी सिंपल सी बात है, ये उस संस्थान के लिए, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, क्योंकि उनको ये सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा लेबोरेटरी बनाने के लिए। एग्रीड? तो जब गवर्नमेंट पैसा देती है कि ये पैसा गरीबों में जाना चाहिए, तो पैसा गरीबों में ही जाना चाहिए, आप खुद बांट नहीं ले सकते। स्पेसिफिक पर्पज डोनेशन होती है वो। जैसे हम नाम बोल सकते हैं प्राइज फंड, जैसे हम कहते हैं ऑस्कर, ऑस्कर के पुरस्कार दिए जाते हैं, राइट? तो ऑस्कर के पुरस्कार कैसे दिए जाते हैं? तो बेटा जी किसी व्यक्ति ने एक फंड बनाकर दे दिया था, ऑस्कर फंड, और उसके बाद में उस फंड में से पैसा दिया जा रहा है। तो समझने की कोशिश करो बेटा जी, जब कैश ऑब्लिक बैंक टू लेबोरेटरी फंड अकाउंट होता है, सो ये जो लेबोरेटरी फंड है ये जाता है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, इसको डायरेक्टली इनकम नहीं माना जाता। एग्रीड? फिर उसके बाद में क्या होगा कि ये इसी तरीके से फंड वहां पर पड़ा रहेगा। वैसे और एक तरीके के लिए हम यूज कर सकते हैं प्राइज फंड, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पैसा दिया टू प्राइज फंड। अब ये प्राइज फंड कहां जाएगा? प्राइज फंड अकाउंट कहां जाएगा? ये जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। एग्रीड? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने 9 लाख रुपए और दिए प्राइजेस देने के लिए बच्चों को। एग्रीड? ऑलराइट सर, हम समझ गए 9 लाख रुपए की एंट्री भी। अब मैं आपको बता रहा हूं इस प्राइज फंड का मकसद क्या होगा कि ये इसमें प्राइजेस देंगे बच्चों को, जो बच्चा अकाउंट्स में फर्स्ट आएगा उसको प्राइज मिलेगा, राइट? सो प्राइजेस देंगे। तो राजा बेटा जी अब प्राइजेस देने की एंट्री क्या है कि मान लो किसी बच्चे को हमने प्राइज दे दिया, सो प्राइज की एंट्री क्या आएगी? प्राइज अकाउंट डेबिट, प्राइजेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब प्राइजेस वैसे कहां जाता है? आईएनडी अकाउंट में, बट बेटा जी आईएनडी अकाउंट में नहीं जाएगा, हमने इसकी ऑलरेडी लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है, तो ये लायबिलिटी के अगेंस्ट सेटल हो जाएगा। आप विजुअलाइज करो ना, एक लायबिलिटी है मेरे पास कि भाई 9 लाख रुपए की लायबिलिटी है। अब जैसे जैसे बच्चे, और ये लायबिलिटी फिक्स नहीं है, कौन सा बच्चा कैसे कैसे जीतेगा पैसे आगे, उसके हिसाब से हमें पैसे देते जाना पड़ेगा। सो बेटा जी जब हम पे करेंगे तो उस केस में एंट्री आएगी प्राइजेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, राइट? ये प्राइजेस दिए। अब वैसे मान लो इस बार मैंने 10,000 के प्राइजेस दिए, वैसे ये 10,000 के प्राइजेस कहां जाने चाहिए? इट शुड गो टू आईएनडी अकाउंट, बट आईएनडी में डालेंगे नहीं हम इसको डालेंगे प्राइज फंड में, क्योंकि बेटा जी उसके अगेंस्ट लायबिलिटी है ना। अब सिंपल सी बात है बेटा जी, प्राइजेस फंड अकाउंट डेबिट 10,000 टू मैं कहूंगा प्राइजेस अकाउंट। पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? तो पहले मेरे बुक्स में क्या है? लायबिलिटी है। उस लायबिलिटी के बाद में मैंने प्राइजेस दिया, प्राइजेस दिए तो लायबिलिटी के अगेंस्ट में प्राइजेस दे रहा हूं ना भाई, तो वो प्राइज फंड की लायबिलिटी होगी कम, और मैंने प्राइजेस को कर दिया क्रेडिट। तो मतलब जब कभी भी कोई स्पेसिफिक फंड है और उसके ताल्लुकात में कोई एक्सपेंस हुआ, तो वो एक्सपेंस उस फंड में से लेस होता है, वो एक्सपेंस उस फंड में से लेस होता है। यहां तक बात समझ में आई क्या? और आपने लिख लिया क्या? मुझे जल्दी से बात बताइए। जब मैं आगे बढ़ूं तो मैं आपको और एक चीज बताता हूं। जो प्राइज फंड मिला है मुझे 11 लाख रुपए, 9 लाख रुपए सॉरी, ये 9 लाख रुपए पैसे मुझे सेफ रखने पड़ते। सेफ क्यों रखने पड़ेंगे? क्योंकि बेटा जी कभी भी कोई भी खर्चा आ जाए तो हम खर्चा कर देंगे, फिर आगे प्राइजेस देना होंगे तो पैसे कहां से लाएंगे? तो पैसे का मैनेजमेंट भी कोई एक चीज है ना भाई। मैंने 9 लाख रुपए दिए, अब उनको 9 लाख रुपए तो इमीडिएटली नहीं लग रहे, हर साल लगेंगे। सो बेटा जी वो क्या करते हैं? उस पैसे को इन्वेस्ट करके रख देते, उस पैसे को इन्वेस्ट करके रख देते एफडी में। सो कैन आई नॉट से प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। उन्होंने पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया 9 लाख रुपए। सो बेटा जी पहले क्या हुआ? आपको मिला प्राइजेस फंड, सो आपने एंट्री कर दी कैश ऑब्लिक बैंक टू प्राइज फंड। फिर मैंने आपको बताया इसके बाद में ये एंट्री भी तो हो सकती है, उस पैसे को सेफ रखने के लिए उन्होंने प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कर दिया टू कैश ऑब्लिक बैंक। फिर मैं आपसे पूछने लगा बेटा जी इस इन्वेस्टमेंट को, चुपचाप बैठेगा क्या ये इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज जनरेट व्हाट? इनकम। इन्वेस्टमेंट कभी चुप नहीं बैठता, इन्वेस्टमेंट विल स्टार्ट जनरेटिंग इनकम। सो जब इन्वेस्टमेंट विल स्टार्ट जनरेटिंग इनकम तो एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट।
उस पर क्या मिलने लग गया बेटा जी? इंटरेस्ट मिलने लग गया। लेट्स टेक एन एग्जांपल 19,000 ऐसे अज्यूम किया मैंने, 19,000 का इंटरेस्ट मिला। अब बेटा जी 19,000 का इंटरेस्ट मिला, तो बेटा जी अब इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है, ये कहां पे जाता है बेटा जी? बेसिकली ये जाना चाहिए आईएनडी अकाउंट, बट ये आईएनडी अकाउंट में नहीं जाएगा, ये एक्चुअली उस फंड में ही जाएगा, क्योंकि बेटा जी ये फंड को बढ़ा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट टू प्राइज फंड अकाउंट 19,000। मैंने जो समझाने की कोशिश की उसको एक और बार समझाता हूं और फिर आपको क्लियर होती है कि देखिए, सो मान लेते हैं कि गंगा को क्लीन करना है, गंगा को क्लीन करना है। अब गंगा को जब क्लीन करना है, सो गवर्नमेंट ने पैसा दिया, एक मिनिस्ट्री बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गंगा क्लीनिंग के लिए पैसा दिया, मान लेते हैं 5 करोड़ रुपए। अब इसकी एंट्री, जो मिनिस्ट्री है, सेपरेट मिनिस्ट्री, उनका सेपरेट अकाउंट होता है, ये उसकी एंट्री क्या करेंगे? कैश ऑब्लिक बैंक टू गंगा फंड। अब बेटा 5 करोड़ एक दिन में खर्चा हो जाएगा क्या? नहीं। तो ये पैसा वो रखेंगे उनके बैंक अकाउंट में। अब बैंक अकाउंट में रखेंगे या इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे, राइट? सो उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? पहले इसको इन्वेस्ट करके रख देंगे, ऐसा हम लिख के रख देते हैं। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि इस पैसे को सेफ रखने के लिए उसने इन पैसों को इन्वेस्ट कर दिया। तो कैन आई नॉट से इन्वेस्टमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट? 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि अभी तुरंत पैसे लग ही नहीं रहे, पहले काम होगा फिर पैसा लगेगा। सो कॉमन सेंस की बात है, इसके ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट। सो एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक टू इंटरेस्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल 50 लाख, 50 लाख। अब बेटा जी मैं आपसे पूछता हूं, ये इंटरेस्ट कहां जाएगा? ये फंड में जाएगा मेरे भाई, राइट? ये 5 करोड़ का जो फंड है, अब ये बन जाएगा 5 करोड़ 50 लाख। सो कैन आई नॉट से इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गंगा फंड, और ये जाएगा 5.5 CR, सॉरी 5.5 नहीं, 50 लाख चला जाएगा इधर, 50 लाख इधर चला गया। अब खर्चा हुआ बेटा, खर्चा हुआ तो आप एंट्री क्या करेंगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, और ये एक्सपेंस कहां हिट करेगा? गंगा फंड को। एग्रीड? सो क्लीनिंग एक्सपेंस हमने किया, क्लीनिंग एक्सपेंस टू कैश ऑब्लिक बैंक। लेट्स टेक एन एग्जांपल 3 CR, 3 CR। अब ये क्लीनिंग आईएनडी में नहीं जाएगा मेरे भाई, इसका फंड है, तो ये जाएगा फंड टू क्लीनिंग। 3 CR, 3 CR। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये चीज समझ में आई, और अगर समझ में आई तो पहले ये लिख लीजिए, और मीनवाइल आप मुझे आपकी क्वेरीज भी भेजिए ताकि मैं इनको संभाल सकूं। तो मैंने 2 तरीके से एंट्री बताई। एक, जब आपको कैपिटल फंड मिलता है, सो कैपिटल फंड डायरेक्टली आप ये एंट्री कर देते हो, और बाकी की एंट्रीज इस तरीके से होती है। एग्रीड? सो कोई क्वेरी होगी तो मुझे पूछ लो, आई एम रेडी टू आंसर इट। राशि जैन, तुमने बराबर बोला कि सर इन्वेस्टमेंट 8,90,000 की होनी चाहिए, बट बेटा जी मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा था। निशिर अरोरा ने बिल्कुल सही जवाब बताया, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अलग अलग एंट्रीज कैसे होगी। तुम अमाउंट पर फोकस मत करो, और प्लीज ये देखते रहो कि कैश ऑब्लिक बैंक टू प्राइज फंड, ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में जाता है फंड। फिर उसके बाद में मैंने बोला प्राइजेस दिए, सो कभी भी P&L अकाउंट में या आईएनडी अकाउंट में नहीं जाएंगे, वो क्या होंगे? फंड में से लेस, जो आप फंड बनाते हो उसी फंड में से उसको करते हो लेस। फिर मैंने बताया भाई जी कि जब आप प्राइजेस देते हो तो प्राइजेस टू कैश ऑब्लिक बैंक, फिर फंड टू प्राइजेस, और फिर बेटा जी अगर इन्वेस्टमेंट किया तो क्या होगा? प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक, और उस पर मिलता है इंटरेस्ट, तो आप एंट्री क्या करते हो? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट क्या हो जाता है बेटा जी? अगेन इट गोज इंटरेस्ट इनटू द फंड अकाउंट। एग्रीड? इस तरीके से मैंने बताया। तो आपका लिख कर हो गया होगा तो मुझे बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी 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 लिख लेते हो मेरे राजा बेटा जी, बहुत ही बढ़िया। Right. Have you all done? Let's go on. So I am now requesting you all to go ahead with this concept. What are we doing? Are we ready? Are you focusing on it now? Let's see. मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा जी आपको ट्रायल बैलेंस में फॉलोइंग आइटम्स मिलेंगे। पहला, फॉर एग्जांपल प्राइज फंड।
तो ये जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में। आपको मिलेंगे प्राइजेस, सो ये जाएगा लेस फ्रॉम प्राइज फंड। आपको कोई बोलेगा प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ये जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में। अगर कोई आपको ये बोलेगा इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, सो इंटरेस्ट इज माय डियर फ्रेंड इनकम, सो इसको हम लिखेंगे एड इन प्राइज फंड, एड इन प्राइज फंड, एड इन प्राइज फंड। आशा करता हूं कि यहां तक आपको चीज समझ में आई। एड इन प्राइज फंड, प्राइज फंड दिखा तो इट विल गो टू द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, प्राइजेस दिखा तो लेस फ्रॉम प्राइज फंड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइजेस दिखा तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम प्राइज फंड, और फिर क्या बेटा जी, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, ये क्या करेंगे बैलेंस शीट असेट साइड, और इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एड इन प्राइज फंड, एड इन प्राइज फंड। इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस प्राइजेस है, सो जो कोई भी इनकम और एक्सपेंस फंड से जुड़े हुए होते हैं वो फंड में ही ऐड या लेस हो जाती है। इनकम होती है तो ऐड होती है, और एक्सपेंस होता है तो लेस होता है। और साथ ही साथ मैंने बताया प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ये एक रियल अकाउंट है, एक असेट है, इट विल बी शोन ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड। I hope you people have understood so far. So now let's write down the next item which is called as entrance fees. Entrance fees. So बेटा जी दो टाइप की फीस होती है, एक होती है मेंबरशिप फीस और एक होती है एंट्रेंस फीस। मेंबरशिप फीस जनरली एक पीरियड के लिए होती है, राइट। सो फॉर एग्जांपल 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 21, दीज आर मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस उसी साल में चला जाता है मेंबरशिप फीस। एंट्रेंस फीस कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी क्लब में एंट्री कर रहे हो तो आपको यहां पर भरना पड़ता है एंट्रेंस फीस। ये एंट्रेंस फीस के अलावा आपको मेंबरशिप फीस भी भरनी पड़ती है, बट ये एंट्रेंस फीस उस क्लब के डेवलपमेंट वगैरह वगैरह के लिए और कुछ उनके फ्यूचर प्लान्स होंगे उसके लिए। सो ये जो एंट्रेंस फीस है ये उसकी पूरी मेंबरशिप तक चलती है। तो एंट्रेंस फीस ये किसी एक साल की इनकम नहीं मानी जाती। एंट्रेंस फीस किसी एक साल की इनकम नहीं मानी जाती। एंट्रेंस फीस कैन बी ट्रीटेड एज एन इनकम ऑफ राइट 15 ईयर्स 20 ईयर्स व्हाटएवर। सो बेटा जी क्या मैं आपको बता सकता हूं, एंट्रेंस फीस एक बार भरने के बाद में मान लो उसको एंट्रेंस फीस के बेसिस पर मिल रहा है 10 ईयर्स की एंट्रेंस। साथ ही साथ उसको हर साल क्या भरना है, मेंबरशिप फीस तो भरना ही है। क्लब महिंद्रा में जब तुम ज्वाइन होते हो, मुझे नहीं पता तुम ज्वाइन हुए हो या तुमने सुना है नहीं सुना है, तो क्लब महिंद्रा में जब तुम ज्वाइन होते हो तो तुमको एक चीज भरनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं एंट्रेंस फीस। शुरुआत में एक पैसा बताया जाता है, इतनी एक रकम दीजिए, और हर साल आपको उसके मेंटेनेंस के पैसे देने पड़ते हैं। सो बेटा जी मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक होता है मेंबरशिप फीस जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ये डायरेक्टली जाता है आईएनडी। बट जो एंट्रेंस फीस होती है किसी एक साल के इनकम ना होने की वजह से ये धीरे धीरे आईएनडी में जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि मैनेजमेंट ने क्या प्लान कर एंट्रेंस फीस ली है, राइट। अभी एंट्रेंस फीस लेते वक्त उनका प्लान होगा ना कि भाई एंट्रेंस फीस कितनी हम हर साल के लिए यूज करेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि एंट्रेंस फीस के बारे में मैं आपको सिंपल बता देता हूं, रीड दी एंट्रेंस फीस। मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कैश ऑब्लिक बैंक टू एंट्रेंस फीस, ये आपको अमाउंट मिली 5 लाख रुपए, ये मिल गई। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए, आपका दिमाग मत लगाइए क्योंकि इसमें दिमाग लगा ही नहीं सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई क्या कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर हम कैसे यूज करने वाले इस पैसे को। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ था कि ये पैसे यूज करने वाले हम इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स मतलब आधा पैसा अभी ट्रांसफर कर देंगे हम आईएनडी को और आधा पैसा ट्रांसफर करेंगे अगले साल। सो जाहिर सी बात है बेटा जी एंट्रेंस फीस, एक काम करता हूं मैं पूरा आधा पैसा नहीं मान के चलता हूं, मैं बोलता हूं कि 2 लाख रुपए हम ट्रांसफर कर देंगे आईएनडी को इस साल टू आईएनडी। सो अभी भी एंट्रेंस फीस में पैसा कितना दिख रहा है, आपको दिख रहा है अभी भी।
3 लाख रुपए बैलेंस दिख रहा है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, IND अकाउंट में आप लिखोगे बाय एंट्रेंस फीस और ये आ जाएगा 2 लाख, और साथ ही साथ आप एक और फिगर लिखेंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट के आप लाइबिलिटी साइड में लिखोगे एंट्रेंस फीस एंड इट विल बी 3 लाख। आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप सभी बच्चों को यह बात समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। तो एंट्रेंस फीस के बारे में मैंने जो आपको विस्तार से समझाया, उसके इसमें मैंने ऐसे समझाया, एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज व्हाट, इनकम, सॉरी एंट्रेंस फीस इज रिसीव्ड, और फिर उसको कितना ट्रांसफर करना है ये डिपेंड करता है बाय द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ने बोला कि भाई इस बार हम इसको इनकम मानेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख। सो IND में ट्रांसफर हो गया 2 लाख, और बेटा जी बचा हुआ जो अमाउंट है वो दिखेगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, वो अगले साल ट्रांसफर होगा। एग्रीड। सो मुझे बता दीजिए कि आपको एंट्रेंस फीस भी समझ में आ गया है कि नहीं आया? राइट, योर ग्रास्पिंग इज डूइंग ग्रेट जॉब राइट नाउ। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो। अब मैं आपको अगली चीज बता देता हूं। एंट्रेंस फीस के बाद में मैं आपको अगली चीज बताऊंगा, और ये चीज है क्या, कैन वी नॉट कॉल इट एज, इसको हम बोलेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, ओके। तो लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब क्या है मैं तुम्हें बताता हूं कि बेटा जी आप वहां पर ये पैसे देने के बाद में आप आजीवन उसके मेंबर बन जाते हो। आप उसके क्या बन जाते हो? आजीवन मेंबर। तो बेटा जी इस केस में ये किसी 1 साल की इनकम नहीं है। 1 साल की इनकम होगी तो ये जाएगा IND में, तो इसकी एंट्री क्या होगी? यार ये पेन अच्छे से चल रहा था, अभी इसको क्या हो गया यार? मुझे यही एक चीज पसंद नहीं आती यार कि लिखते लिखते क्यों बंद हो जाते पेन। कैश ऑब्लिक बैंक टू लाइफ मेंबरशिप फीस। ये मैंने क्या किया, कैश ऑब्लिक बैंक टू लाइफ मेंबरशिप फीस एंट्री की। ये यहां पर आप जब देख रहे हो तो ये किसी 1 साल की इनकम नहीं है, इट विल बिलोंग टू मेनी ईयर्स। तो बेटा जी ये फिगर कहां पर जाएगा? इट विल गो टू दी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड लाइफ मेंबरशिप फीस। अब अगर मान लो मैनेजमेंट या ट्रस्टीज ये बोलते हैं कि इसमें से एक एक साल जैसे जैसे बीतेगा हम इसको इनकम में ट्रांसफर करते रहेंगे, तो क्या करोगे? लाइफ मेंबरशिप फीस टू IND अकाउंट। छोटा छोटा जैसे डेप्रिसिएशन हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, वैसे इस बार इनकम धीरे धीरे ट्रांसफर करेंगे ओवर द लाइफ ऑफ द लाइफ ऑफ, और जैसे हम लाइफ अज्यूम कर चलते हैं उस लाइफ पर हम धीरे धीरे इसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे? इनकम अकाउंट में। आशा करता हूं कि आपको यह चीज भी समझ में आई। राइट। अब बेटा जी इसके अंदर सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि लाइफ मेंबरशिप फीस विल गो टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, एंड फ्रॉम देयर इन यू कैन ट्रांसफर इट टू दी व्हाट? बैलेंस शीट, सॉरी यू कैन ट्रांसफर इट टू दी P&L अकाउंट। एग्रीड? यू कैन ट्रांसफर इट टू व्हाट? IND अकाउंट, P&L अकाउंट। लाइफ मेंबरशिप फीस, तो पहली एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक टू लाइफ मेंबरशिप फीस, और बैलेंस शीट का लाइफ मेंबरशिप फीस इधर दिख गया। ठीक है। अब नेक्स्ट आइटम है जिसका नाम है लीगसी। नेक्स्ट आइटम है जिसका नाम है लीगसी। यू विल बी आस्किंग मी व्हाट इज लीगसी। तो लीगसी क्या होता है? जैसे तुम बड़े होने के बाद में बहुत पैसा कमा लोगे, और क्या करोगे उस पैसे का? एग्रीड? क्या करोगे उस पैसे का? मुझे सोच के बताओ। एक जस्ट गिव मी अ वाइल, फोन आ रहा है, अर्जेंट है। तो मुझे लीगसी के बारे में क्या करोगे मुझे जल्दी से बताओ। तो जब तुम मर जाओगे तो तुम इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करोगे, तुम सारा पैसा वाइफ को दे देंगे, वाइफ का खर्चा।
वेरी गुड। सो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो आप जब मर जाओगे तो ये सारा पैसा आप क्या करते हो, किसी एक संस्थान को देके चले जाते हो डोनेशन में, कि भाई जी तुम मेरे बाद में गरीब लोगों का ध्यान रखो। ऐसे कौन कौन करते हैं? वॉरेन बफेट करेंगे, बिल गेट्स करेंगे, राइट, और शायद आप भी करेंगे, राइट। तो जैसे अभी मैं बात करूंगा कि हमारे ये थे राजेश खन्ना साहब, राजेश खन्ना साहब की डेथ हुई, तो राजेश खन्ना साहब की जब डेथ हुई तो राजेश खन्ना जी ने क्या किया? राजेश खन्ना जी ने क्या किया? वो तो चले गए, राइट। तो राजेश खन्ना जी ने अपनी सारी वेल्थ किसी एक म्यूजियम के लिए दे दी। अब वो म्यूजियम नॉन चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनका घर वगैरह, तो वहां पर उनका म्यूजियम बना हुआ है, तो उनकी जितनी भी वेल्थ है वो एज ए लीगेसी चली गई। सो लीगेसी होती है बेटा जी, इट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल। तो बेटा जी एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक टू लीगेसी, और ये लीगेसी कहां जाके बैठेगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में। बट बेटा जी इससे एक म्यूजियम एस्टैब्लिश हुआ, ये उसका कैपिटल बना, इसलिए लीगेसी कहां गया? ये लाइबिलिटी वर्कर ट्रीट हुआ। तो जब अमाउंट इज बिगर, अमाउंट इज लार्ज, तब ये काम होता है। बट बेटा जी कई बार ऐसा होगा कि कोई एक छोटा मोटा आदमी होगा, उसका पैसा है और वो उसने दान कर दिया कि हाँ भाई ये हम पूरे गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, तो किसी एक स्पेसिफिक पर्पज से नहीं दिया गया, बट उसका लीगेसी, मतलब मरने उपरांत जो पैसा दिया जाता है उसको लीगेसी बोलते हैं। सो वो वाला पैसा के भी एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक टू लीगेसी होती है। बट ये लीगेसी जाता है बेटा जी I&E क्रेडिट साइड में, it will go to I&E credit side. So all I'm just trying to say is all I'm just trying to tell you कि डोनेशन की एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक टू लीगेसी, और दूसरी वाली एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक टू लीगेसी। बट अमाउंट जब लार्ज होगा, जैसे वॉरेन बफेट, जैसे कि बिल गेट, जैसे कि आप लोग, जब आप पैसा डोनेट करेंगे, जो पैसा डोनेट करोगे वो बहुत ज्यादा होगा, बड़ा होगा, राइट। तो मरने के बाद में बोलकर जाओगे कि ये पैसा लगा देना गरीब बच्चों की सेवा में और उसके नाम पर एक स्कूल खोल देना, जितना आपने पैसा कमाया। तो उस केस में बेटा जी कैश ऑब्लिक बैंक टू लीगेसी, बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ कैपिटल। बट बेटा जी जब लीगेसी की अमाउंट छोटी होती है, सब बेटा जी वो एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू लीगेसी, एंड इट विल गो टू I&E अकाउंट। जैसे मेरे जैसा तुच्छ आदमी मरेगा, राइट, गरीब आदमी मरेगा, तो अगर मैं भी बोल के जाता हूं कि ये पैसा लगा देना बच्चों की परवरिश में, राइट, तो वो स्कूल क्या बोलेगी? हाँ भाई हाँ, हर साल पैसा आता है, इस साल भी पैसा आया है, एक 70,000 रुपए इसके मिले मरने के बाद में, तो 70,000 रुपए को हम क्या ट्रीट कर लेंगे? इनकम, I&E के क्रेडिट साइड में। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी, राइट। जल्दी से मुझे बताइए, फुर्ती से आप मुझे बताइए, सो दैट वी कैन टेक इट अहेड टू द नेक्स्ट लेवल। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? अब आज का होमवर्क भी आपको दे देता हूं, बहुत काबिले तारीफ होमवर्क है, और अगर ये होमवर्क नहीं करके आए और आप डायरेक्टली आ गए तो भाई जी तुम्हारी चीज के लिए तुम जिम्मेदार होंगे, मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। तो मेरी बात सुन जरा ध्यान से। आपको एनपीओ के अंदर जो मैंने चीज दी है उसके अंदर तो मैं आपको बता रहा हूं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, राइट दिस फॉर्मेट इन योर नोटबुक। ये जरूरी है और इसको याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। दूसरा I&E अकाउंट, इसको भी क्या कर लेना? याद कर लेना, ये भी लिखना है और इसको भी याद कर लेना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट, याद कर लेना और इसको भी लिख लेना, ठीक है। याद कर लेना और लिख लेना, बहुत जरूरी है। और दूसरा डोनेशन, स्पेशल पर्पस डोनेशन, इसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, स्पेशल पर्पस डोनेशन, राइट। ये इधर देखिए, प्राइज फंड, जैसे मैंने आपको समझाया था, प्राइज फंड ये समझाया था, ये पढ़ना है तो पढ़ लेना। जनरल डोनेशन, इसकी एंट्री बताई थी कैश ऑब्लिक बैंक टू डोनेशन, और डोनेशन जाता है I&E के क्रेडिट साइड में। लीगेसी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, डिजीज्ड पर्सन से जो पैसा मिलता है, तो जब अमाउंट छोटी होती है तो वो कैपिटल में जाता है, जब अमाउंट छोटी होती है तो I&E में जाता है, बट जब अमाउंट बड़ी होती है सो इट कैन बी ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी साइड ऑन द बैलेंस शीट। एंट्रेंस और एडमिशन फीस, ये धीरे धीरे करके हम I&E अकाउंट में डालते हैं, इसके बारे में भी एंट्रीज बताई। लाइफ मेंबरशिप फीस भी आपको बताया था और मैंने आपको करने के लिए कहा था। स्पेशल फंड वगैरह ये सेम है प्राइज फंड के जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, या डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस जैसे मैंने पढ़ाया था, वही वाली चीज है। और बेटा जी एंडाउमेंट फंड और गवर्नमेंट ग्रांट, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आई विल एक्सप्लेन यू। ग्रांट जनरली हमें गवर्नमेंट से मिलती है, गवर्नमेंट ग्रांट। सो गवर्नमेंट ग्रांट हम आगे देखेंगे, इसकी कोई बड़ी बात नहीं। गवर्नमेंट ग्रांट दो प्रकार की होती है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल।
तो इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे वंस वी मीट नेक्स्ट टाइम। सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप एनपीओ में एक मार्क भी गंवा नहीं सकते, आपके सारे मार्क्स आपके हाथ में होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।